तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली गैस्ट्राइटिस के बारे में। गैस्ट्राइटिस एक तरीके से एक कॉमन डिजीज है, जिस तरह एक पेप्टिक अल्सर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। बेसिकली होता क्या है कि गैस्ट्राइटिस में होता क्या है कि जो नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टमक में अगर इन्फ्लामेशन होता है किसी वजह से भी, तो जो स्टमक की जो वाल होती है एक तरीके से वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, और इन्फ्लेम्ड होने की वजह से उसमें लालीपन आ जाता है। उसी को गैस्ट्राइटिस बेसिकली कहा जाता है। गैस्ट्राइटिस में होता क्या है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, यानी जो स्टमक में जो इंटरनल वाल होता है यानी म्यूकस मेम्ब्रेन, ये एक तरीके से म्यूकस को सिक्रेट करता है, और म्यूकस एक तरीके से HCl से प्रोटेक्ट करता है। बाकी की जो लेयर होती हैं उससे वो प्रोटेक्ट करता है। बट इन केस अगर किसी कारण अगर ये म्यूकस जो लेयर है वो अगर धीरे धीरे डैमेज होने लगे, तो उसको हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, और जो एक बैरियर है वो ख़त्म हो जाता है। बेसिकली जो गैस्ट्राइटिस है वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का जो है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ना। कुछ केस में देखा गया है कि ये ऑटो इम्यून होता है, और साथ ही साथ कुछ केस में देखा गया है पायलोरिक इन्फेक्शन की वजह से, कुछ केस में देखा गया है एंसर्ट खाने से होता है। बहुत सारे कारण होते हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये आप समझिए कि गैस्ट्राइटिस में होता क्या है कि जो गैस्ट्राइटिस में होता क्या है बेसिकली, तो गैस्ट्राइटिस में जो सुपरफिशियल लेयर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, ये म्यूकस मेम्ब्रेन का जो सुपरफिशियल लेयर है वो डैमेज हो जाता है। ये डैमेज क्यों होता है? इन्फ्लामेशन होने लगता है। इन्फ्लामेशन की वजह से डैमेज होता है। वो इन्फ्लामेशन होने का कई कारण होता है, ठीक है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे गैस्ट्राइटिस में। बट अगर हम इस गैस्ट्राइटिस को अल्सर से कंपेयर करें, तो अल्सर में क्या होता है कि फुल थिकनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होता है। देखिए, फुल थिकनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी अगर गैस्ट्राइटिस को ट्रीट ना किया जाए तो ये अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है, और ये अल्सर देन मेटाप्लेसिया डिस्प्लेसिया, देन ये एक कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो वो एक हम बड़ी बीमारी से पेशेंट को बचा सकते हैं। अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया हो, उसके अगर हमारे पास पहले ही पहुंच जाता है, अगर उस कंडीशन में वहाँ पे अगर उसको गैस्ट्राइटिस उस टाइम था, तो उसको हम सही प्रॉपर मैनेज करके हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, और एक मेजर बीमारी से बचा सकते हैं, मेजर कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जो गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्राइटिस में हम बेसिकली ये भी देखते हैं बहुत सारी बीमारी यानी कोमॉर्बिडिटी भी देखते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लंग्स में डिजीज, मान लीजिए CKD की प्रॉब्लम है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, या लंग्स में प्रॉब्लम है, या लीवर में प्रॉब्लम है, सारी चीज़ों को हम इवालुएट करते हैं। पेशेंट में पूरा एक डायग्नोसिस बनाने के लिए हम पूरा जो है एक तरीके से इवालुएट करते हैं, कि ताकि पकड़ में आए कि इसको गैस्ट्राइटिस हुआ क्यों है। क्योंकि लीवर सिरोसिस के केस में भी गैस्ट्राइटिस देखा गया है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के कारण भी गैस्ट्राइटिस देखा गया है, या लंबे समय से कोई बीमारी हो तो उस कारण की वजह से भी गैस्ट्राइटिस देखा गया है, या ऐसा पेशेंट जो लंबे समय से एंजाइटी में रहता हो, डिप्रेशन में रहता हो, तो उसमें भी गैस्ट्राइटिस देखा गया है। इसलिए सारी की सारी चीज़ों को इवालुएट करेंगे, देन उसके बाद हम डायग्नोसिस बनाएंगे। उसके बाद जो कारण है उस कारण को हम विड्रॉ कराएंगे, देन हम मैनेज करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट में हम फुल कोर्स जो मेडिसिन होता है वो हम चलाते हैं, और पेशेंट को समझाते हैं, और साथ ही साथ पेशेंट को किन चीज़ों से बचाव रखना है वो सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो बेसिकली जो गैस्ट्राइटिस हमने समझा कि जो गैस्ट्राइटिस होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड होने की वजह से होता है स्टमक में। तो आइए हम समझते हैं कि करके पहले हम एक्यूट गैस्ट्राइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है वो यहाँ पे आप लाइन के जरिए समझें। Acute erosive gastritis is a relatively common condition. This condition is characterized by diffuse hyperemia of the mucosa. यानी यहाँ पे जो इसको करेक्टराइज किया जाता है, ये अगर हम कोई पेशेंट हमारे पास गैस्ट्राइटिस का आया हुआ है, तो उसको अगर हम इंडोस्कोपी करते हैं, तो इंडोस्कोपी में जो इसका जो वाल है म्यूकस का, जो स्टमक का जो वाल है, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल लालीपन दिख रहा है। हाइपरएमिया बोलते हैं इसको, कंजेशन ऑफ आर्टरी, दैट इज कॉल्ड हाइपरएमिया। यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है डायलेट कर गई हैं, और देखें यहाँ पे हल्का हल्का एरोजन या पस लाइक एरोजन, यहाँ पे देखिए एरोजन भी आपको दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये लाइन कह रहा है कि एक्यूट एरोसिव गैस्ट्रोपैथी इज a relatively common condition. This is characterized by diffuse hyperemia of the mucosa with small superficial erosion. और यहाँ पे एरोजन यानी ये जो लेयर है वो ऊपर से छिल जाती हैं, आम भाषा में बोले कि छिल जाती हैं, या म्यूकस मेम्ब्रेन ऊपर से, जो म्यूकस मेम्ब्रेन का जो सुपरफिशियल लेयर होता है वो क्या होता है, बिल्कुल
टूट जाता है। अगर इसी गैस्ट्राइटिस को ट्रीट ना किया जाए तो ये अल्सर में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटाप्लेसिया हो गया, सेल में सेल और डैमेज करेगा और कैंसर का रूप धारण कर सकता है। इसलिए पेशेंट को समय रहते ही ट्रीट करना ज़रूरी होता है। बेसिकली इसका एटियोलॉजी के बारे में डिस्कस करें तो एटियोलॉजी में जो है ड्रग्स की बात करें तो ड्रग आर मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस। अब ड्रग्स में कौन कौन सा होता है ये आप समझें। एनसेड, ये ऐसे लोग जो काफ़ी समय से नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स मेडिसिन ले रहे हों, लाइक एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन ले रहे हों। साथ ही साथ ड्रग एक्टिंग लुमिनल केमिकल लाइक बाइल रिफ्लेक्स। बाइल रिफ्लेक्स के केस में भी गैस्ट्राइटिस देखा गया है। यानी नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा लीवर है वो बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है और ये बाइल जूस पोर्टल वेन के द्वारा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो बाइल साल्ट है वो रिगर्जिटेट करके स्टमक में चला जाता है, तो उस केस में भी गैस्ट्राइटिस देखा गया है। तो सारी की सारी चीज़ों को हम इवाल्युएट करेंगे। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट है इटियोलॉजी में स्ट्रेस। बहुत काफ़ी समय से अगर पेशेंट स्ट्रेस कंडीशन में होता है तो उस केस में भी गैस्ट्राइटिस देखा गया है। पेशेंट यानी शॉक, यानी कोई पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से भी, पोर्टल हाइपरटेंशन वजह से क्यों होता है, क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन में बैक फ्लो होने लगता है ब्लड, और वो ब्लड स्टमक वाल के चारों तरफ ज़्यादा ब्लड एक्यूमुलेट होने की वजह से भी गैस्ट्राइटिस देखा गया है। साथ ही साथ कोई केमोथेरेपी पेशेंट में चल रही हो तो उस केस में भी गैस्ट्राइटिस देखा गया है। उसके बाद में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सिगरेट स्मोकिंग। ऐसे लोग जो सिगरेट स्मोक कर रहे हैं तो उस केस में, क्योंकि जो सिगरेट पेशेंट, जो भी पेशेंट है या जो भी लोग हैं वो सिगरेट अगर पीते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस ये रोक देता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है एक तरीके से अगर देखें कि प्रोस्टाग्लैंडिन है क्या, तो प्रोस्टाग्लैंडिन एक तरीके से ये एंटी अल्सरोजेनिक एजेंट होता है, यानी हमको ये अल्सर से बचाता है। लेकिन हम प्रोस्टाग्लैंडिन को अगर इनहिबिट करा दे, एनसेड यानी मेडिसिन खा के अगर इसको इनहिबिट करा दे, तो ये एक तरीके से क्या होगा कि पेशेंट में जो प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है या म्यूकस प्लग का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। तो उसके वजह से पेशेंट में क्या होगा, गैस्ट्राइटिस होगा। तो एंड टेंड्स टू एग्रीवेट ऑल फॉर्म ऑफ अल्सरेशन। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपने देखा स्ट्रेस है, कीमोथेरेपी है, ये सारी के सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। अब अगर हम बात करें क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की बात करें तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस किन कारणों से होता है, तो बेसिकली जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है ये कई इनके कारण हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। ये 3 तरह का टाइप होता है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी। 4 कारण हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 4 टाइप का क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है बेसिकली। टाइप ए में क्या होता है, टाइप ये एक तरीके से ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस है। यानी टाइप ये ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस इसलिए बोला गया क्योंकि हमारे पैराइटल सेल को ये एक तरीके से हमारी खुद की जो बॉडी है वो एंटीबॉडी बनाती है उसके खिलाफ और उस पैराइटल सेल को खाने लगती है। अगर पैराइटल सेल हमारा डैमेज होने लगेगा तो होता क्या है कि HCl का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में, यानी स्टमक में HCl का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा। और ये HCl का जब प्रोडक्शन डिक्रीज होता है तो हाइपोक्लोराइडिया इन्वायरमेंट जनरेट होता है। और जब ये हाइपोक्लोराइडिया इन्वायरमेंट जनरेट होता है तो आसपास की जो सेल्स होती हैं बॉडी में, हमारे स्टमक में, लाइक एंटेरोक्रोमाफिन सेल या जी सेल, यानी जिसको हम गैस्ट्रिन सेल बोलते हैं, तो ये सेल क्या करती हैं, हार्मोन रिलीज करती हैं। और ये हार्मोन रिलीज करके क्या करती हैं, HCl के प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। तो HCl को प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, फिर ये कुछ समय रहते ही ये सेल खुद डैमेज होने लगती हैं। उसके बाद में ये जो डैमेज होने के बाद में ये खुद ये मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आइए एक एक करके सीखते हैं। तो टाइप ए में क्या होता है, ऑटो इम्यून। टाइप बी में क्या होता है, हेलिकोबैक्टर जो पायलोरी बैक्टीरिया होता है उसके इन्फेक्शन की वजह से होता है। टाइप सी में क्या होता है कि ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीते हों, टोबैको वगैरह लेते हों, काफ़ी समय से एनसेड लेते हों, तो उस केस में भी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस देखा गया है। टाइप डी में क्या होता है कि ऐसे लोग जो बेसिकली एलर्जी हो, जिसको काफ़ी लंबे समय से उनका एलर्जी ठीक ना हो रहा हो, तो इस्नोफिलिक कंडीशन में भी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस देखा गया है। आइए एक एक करके सीखते हैं। बेसिकली क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इज डिफाइंड हिस्टोलॉजिकली एज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा। यानी कहने का मकसद ये है कि जो डैमेज सेल है उसमें लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होगा।
उसके बाद में जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है, यहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ, माइल्डेस्ट डिग्री ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इज क्रोनिक सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस विच इन्वॉल्व द सब एपिथेलियल रीजन अराउंड द गैस्ट्रिक पिट। मोर सीवियर केस इन्वॉल्व द ग्लैंड्स, यानी अगर पेशेंट को अगर समय रहते ट्रीट ना किया जाए तो ये जो है एक तरीके से ये जो इसका जो डेप्थ है, यानी जो गैस्ट्राइटिस का जो डेप्थ है वो और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तो जो भी डीपर म्यूकोसा है उसको भी डैमेज कर देगा। एंड इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ग्लैंड, और ग्लैंड को भी डैमेज कर देगा, ग्लैंड में एट्रोफी होगी, तो दैट इज कॉल्ड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। अब हम बात करते हैं कई टाइप्स की होती हैं, तो टाइप्स ये में अगर बात करें तो विच इज एन ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस दैट प्राइमरली इन्वॉल्व द बॉडी, यानी जो बॉडी है स्टमक का, ये स्टमक का जो बॉडी होता है, बेसिकली यहाँ पे फिगर से समझिए, ये जो बॉडी है स्टमक का, टाइप ए में स्टमक का बॉडी इन्वॉल्व होता है, और ये बेसिकली और स्टमक के जो बॉडी पार्ट है वहाँ पे पैराइटल सेल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये पैराइटल सेल को डैमेज करने लगता है, तो ये एक तरीके से ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है ना। और ये ऑटो इम्यून डिजीज के होने की वजह से अब ये जाहिर सी बात है कि पैराइटल सेल डैमेज होगा तो पेशेंट को एनीमिया भी हो जाता है। एनीमिया पेशेंट को क्यों होगा? क्योंकि पैराइटल सेल HCl के प्रोडक्शन के साथ साथ कैसल इंटरेस्टिंग फैक्टर भी बनाता है। अगर ये कैसल इंटरेस्टिंग फैक्टर ही एब्सेंट हो जाएगा तो विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा? परनीशियस एनीमिया होगा पेशेंट में, ठीक है। उसके बाद में हम देखें टाइप्स ये को डिटेल्स में अगर डिस्कस करें तो टाइप्स ये है, दिस इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन इन विच देयर इज सर्कुलेटिंग ऑटो एंटीबॉडी टू पैराइटल सेल, यानी पैराइटल सेल के खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी, हमारी बॉडी खुद जो है एक एंटीबॉडी बना देती है जो पैराइटल सेल को डैमेज करने लगती है, विच आर फाउंड इन बॉडी एंड फंडस। और ये जो पैराइटल सेल है बेसिकली हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक के फंडस या फंडस और बॉडी में ज़्यादा होता है ऑफ द स्टमक। नाउ आई विल लाइक टू डिस्क्राइब दिस कंडीशन बाय अ फ्लो चार्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। पैराइटल सेल्स present in body and fundus of stomach secrete HCl and intrinsic factor in this condition. Okay. ऑटो एंटीबॉडी डायरेक्ट टू पैराइटल सेल, यानी जो पैराइटल सेल डायरेक्ट उसको जो है, यानी जो पैराइटल सेल जो ऑटो एंटीबॉडी है, यह ऑटो एंटीबॉडी एक तरीके से डायरेक्ट पैराइटल सेल को डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से पैराइटल सेल में एट्रोफी होने लगती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉज है डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराइटल सेल डैमेज होगा तो क्या होगा? डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ HCl, यानी HCl का प्रोडक्शन घट जाएगा, क्योंकि पैराइटल सेल क्या कर रहा था? पैराइटल सेल बेसिकली HCl बना रहा था, तो HCl डिक्रीज कर जाएगा। तो HCl डिक्रीज कर जाएगा तो क्या होगा? हाइपोक्लोराइडिया स्टेट जनरेट होगा। हाइपोक्लोराइडिया अगर जनरेट स्टार्ट होगा तो होगा क्या कि जो बाकी के जो सेल हैं स्टमक में, और भी सारे सेल हैं लाइक ECL सेल या G सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटेरोक्रोमाफिन सेल एंड G सेल, यानी गैस्ट्रिन सेल। ये एंटेरोक्रोमाफिन सेल एंड G सेल क्या करती हैं? HCl के प्रोडक्शन को बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज गैस्ट्रिन सिक्रीशन। अब ये अगर गैस्ट्रिन सिक्रीशन बढ़ेगा तो क्या होगा? हाइपर गैस्ट्रिनीमिया होगा, यानी ब्लड में गैस्ट्रिन हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा, जिसके चलते क्या होगा? आफ्टर सम टाइम दीज अकर्स हाइपरट्रॉफी ऑफ ECL सेल, यानी ECL सेल में बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी होगा, ये अपना नंबर बढ़ाएंगे एज अ रिजल्ट ऑफ क्रोनिक हाइपोक्लोराइडिया, और ये भी ECL सेल क्या करेंगी? फेल कर जाएंगी और हाइपोक्लोराइडिया इन्वायरमेंट फिर दोबारा जनरेट हो जाएगा। उसके बाद में क्या हुआ? माइक्रो एडिनोमा डेवलपमेंट इन ECL सेल एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपरट्रॉफी में रेयर टर्न टू मेलिग्नेंट, और मतलब रेयर देखा गया है, कभी कभी ये मेलिग्नेंट एक तरीके से मेलिग्नेंट सेल में कन्वर्ट हो जाता है ECL सेल एंड G सेल। तो किस तरह एक तरीके से टाइप 1 में हम लोग देखा कि ऑटो इम्यून डिजीज है जो हमारे बॉडी में जो हमारा स्टमक है, एक तरीके से स्टमक में मौजूद जो पैराइटल सेल है, उस पैराइटल सेल को हमारे बॉडी का खुद जो है एंटीबॉडी किस तरह खाने लगती है, उसके वजह से हाइपोक्लोराइडिया जनरेट होता है स्टमक में। वो हाइपोक्लोराइडिया एक तरीके से जो हमारे बॉडी में जो रिमेनिंग पार्ट है, जो एक तरीके से एंड्रम पार्ट है, वहाँ पे ECL सेल या G सेल होता है। ये ECL सेल G सेल एक तरीके से हार्मोन रिलीज करता है जो HCl के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ये ECL सेल G सेल
दिन ब दिन इतना ज़्यादा इसमें एट्रोपी होने लगती है कि ये खुद डैमेज हो जाता है, देन फिर वो हाइपोक्लोराइडिया स्टेट जनरेट हो जाता है। उसके बाद में अगर हम लोगों ने सीखा कि टाइप ए में ऑटो इम्यून होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस पढ़ रहे हैं, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप बी। टाइप बी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस क्या होता है? दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज इन्वायरमेंटल गैस्ट्राइटिस। बेसिकली टाइप बी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हैज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद एच पाइलोरी बैक्टीरिया। एच पाइलोरी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के चलते टाइप बी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है। बेसिकली इसमें एच पाइलोरी बैक्टीरिया क्या करता है? इन्फेक्शन काज कराता है। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल अकर्स इन एंट्रल म्यूकोसल ग्लैंड। ओके, उसके बाद में लीजन होगा, देन क्या होगा? एरोजन होगा। उसके बाद में मेटाप्लेशिया। अगर इसी को ट्रीट ना किया जाए, एच पाइलोरी इन्फेक्शन को अगर ट्रीट ना किया समय रहते ही, तो पेशेंट में मेटाप्लेशिया यानी जनरेट होगा और ये कभी भी मलिग्नेंट यानी कैंसर एक तरीके से कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो सकता है अगर इसको ठीक ना किया जाए तो। इसलिए हर तरीके से पेशेंट के एटोलॉजी को इवैल्यूएट करना होता है, हर तरीके से डायग्नोसिस बनाना ज़रूरी होता है। जब कभी भी आपके पास पेशेंट आएगा तो वो आपको सारा हिस्ट्री बताएगा कि सर ऐसा ऐसा हमको एक तरीके से सिम्टम आता है, हमारा वेट लॉस हो रहा है, स्टूल में ब्लड आ रहा है, खून की उल्टी हो रही है। ये सारी के सारी चीज़ अगर पेशेंट बताता है तो कहीं ना कहीं आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, डायग्नोसिस अच्छा बनाना पड़ेगा, ताकि ऐसा तो नहीं कि इसका जो सेल है, जो गैस्ट्राइटिस सेल है, वो एक तरीके से ऐसा तो नहीं इसमें मेटाप्लेसिया डिस्प्लेसिया हुआ हो, तो पेशेंट को हम एक तरीके से मेजर कॉम्प्लिकेशन ना होने पाए, उस केस से हम बचा सकते हैं। तो बेसिकली एक प्रॉपर ट्रीटमेंट भी दे पाएंगे। तो स्टूल कल्चर भी कराते हैं ऐसे लोगों में, ताकि एच पाइलोरी बैक्टीरिया को हम देख पाएँ कि ऐसा तो नहीं कि एच पाइलोरी एंटीजन है। साथ ही साथ ऑकुलेट यानी हिडन ब्लड भी हम देखते हैं स्टूल में। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इवैल्यूएट करते हैं, उसके बेस पे भी मैनेजमेंट बनता है। अब हम बात करेंगे, हमने देखा कि टाइप ए में ऑटो इम्यून डिजीज था, टाइप बी में एच पाइलोरी बैक्टीरिया था, और टाइप सी में हम लोग देखा कि जितने भी एनसेड है या सिगरेट स्मोकर हैं या स्ट्रेस कंडीशन में जो रहते हैं लंबे समय से, उन लोगों में देखा गया है। टाइप डी में क्या होता है कि इसिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, ऐसे लोग जिनमें एक्जिमा हो या लंबे समय से कोई एलर्जी से रिलेटेड डिजीज हो, तो उस केस में क्या होता है, इसिनोफिल का नंबर बढ़ जाने की वजह से ये एक तरीके से म्यूकस मेम्ब्रेन को में जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं वो इरिटेट करती हैं, तो उस केस पे भी इसिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस देखा गया है। साथ ही साथ बहुत सारी कोमॉर्बिडिटी डिजीज़ भी होती हैं, उसको भी देखना होता है कि ऐसा तो नहीं पेशेंट में लीवर का डिजीज़ हो या सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो या लंबे समय से लंग्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि इन कारणों से भी गैस्ट्राइटिस देखा गया है। साथ ही साथ हम मैनेजमेंट करते हैं पेशेंट में जो मैनेजमेंट करते हैं, बेसिकली सबसे पहले तो हम एटियोलॉजी देखते हैं, उस एटियोलॉजी को विड्रा कराते हैं। साथ ही साथ हम पेशेंट को एक तरीके से इसमें प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर चलाते हैं, लाइक पेंटाप्रोजोल या रैम्बिप्रोजोल। अगर पेशेंट में एच पाइलोरी इन्फेक्शन हुआ है तो उस एच पाइलोरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, साथ ही साथ एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और पेंटाप्रोजोल का कॉम्बिनेशन थेरेपी चलाते हैं कम से कम 15 दिन तक। उसके बाद में धीरे धीरे हम डोज को यानी घटाते हैं और लंबे समय तक पेंटाप्रोजोल प्रिस्क्राइब किया जाता है ऐसे पेशेंट को। साथ ही साथ उसमें एंटी एसिड भी जोड़ते हैं ताकि इस जो एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। साथ ही साथ H2 ब्लॉकर मेडिसिन भी चलाया जाता है, लाइक रेनिटिडिन, सेमिटिडिन। इन सारी की चीज़ों को इवैल्यूएट करके पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। साथ ही साथ पेशेंट को ये भी बताया जाता है कि आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। अगर बहुत ज़्यादा आप स्पाइसी फूड या फैटी मील खाते हो तो उसको आपको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा ओवर डाइटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक बार में खाना खा लेते हो तो उसको अवॉइड करना है। सारी की सारी चीज़ें पेशेंट को बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि आपको समय रहते ही कई बार में आपको एंडोस्कोपी भी कराने की ज़रूरत हो सकती है। कि कई बार में क्या होता है कि पेशेंट एक बार एंडोस्कोपी कराता है, उसके बाद वो पेशेंट जो है मेडिसिन लेके घर चला जाता है, फिर दोबारा से नहीं आता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको डॉक्टर के से एक तरीके से आप डॉक्टर से कंसल्ट करते रहिए। साथ ही साथ ये एक बार और एंडोस्कोपी करा लीजिए ताकि जो गैस्ट्राइटिस है वो हील किया है कि नहीं किया है। ठीक है, इतना सारा चीज़ आपको समझ में आए, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।